दोस्तों, आज से एक नया नावल शुरू किया जा रहा है जिसमें न सिर्फ मज़ा है बल्कि एक सबक भी पोशीदा है। ये नावल एक ऐसे जागीरदार घराने की कहानी पर मबनी है जहां औरतें अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मुलाजमों का सहारा लेती हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज़ इस नावल की नई किस्त का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम रुखसार चौधरी है। मैं एक शरीफ औरत से कैसे बाजारी औरत बनी। ये कहानी दरमियाने तबके खुसूसन हमारे जागीरदाराना मुआशरे की उनगिनत सच्ची कहानियों की अक्कासी करती है। हम एक मुनाफिक मुआशरे का हिस्सा हैं जहां हमारा ज़ाहिर जगमगाता है लेकिन बातिन तारीक है। अब शायद सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बातें कर रही हूं, लेकिन यकीन जानिए औरत को कहीं जायदाद के नाम पर तो कहीं इज्जत और गैरत के नाम पर जिंदा दरगोर किया जा रहा है। औरत जो कुदरत का एक हुसैन शाहकार है, एक मुकम्मल इंसान है जो दिल, जज्बात और एहसासात की मालिक है। लेकिन मर्द महज अपनी तस्कीन के लिए इसे क्या से क्या बना देता है। ताहम मैं सारा इल्ज़ाम मर्दों पर नहीं डालूंगी। अगर गौर किया जाए तो औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। ज्यादा तमहीद न बांधते हुए मैं आपको अपनी कहानी की तरफ ले चलती हूँ। इस कहानी में आपको रोमांस के साथ एक सबक भी मिलेगा। नेट पर बहुत सी कहानियां पढ़ने के बाद मुझे ख्याल आया कि अपनी आप बीती आपके साथ शेयर करूं। मेरी पैदाइश सूबा पंजाब के एक ऐसे गांव में हुई जहां जागीरदारी निज़ाम आज भी अपने उरूज पर है। जागीरदारी निज़ाम की सियाकारियों से हर कोई वाकिफ है। मेरे वालिद एक रिवायती जागीरदार थे। हम 3 बहन भाई हैं, 2 भाई और 1 बहन। मेरी पैदाइश के कुछ अरसे बाद मेरा छोटा भाई पैदा हुआ। मेरा बड़ा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है। मेरी वालिदा भी एक रिवायती जागीरदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो मेरे वालिद की तायाज़ाद बहन थी। जायदाद ख़ानदान से बाहर न जाए इसलिए मेरे दादा ने अपने बड़े बेटे की इकलौती बेटी का रिश्ता अपने छोटे बेटे के सबसे छोटे बेटे से तय कर दिया। मेरी वालिदा मेरे वालिद से तकरीबन 10 साल बड़ी थी। मेरे वालिद के ताया की कोई और औलाद न थी। हमारे यहाँ लड़कियों को सिर्फ इतनी तालीम दी जाती थी कि वो लिखना पढ़ना सीख लें, लेकिन मेरी वालिदा इससे भी महरूम थी। जब मैंने होश संभाला तो मेरा बड़ा भाई प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। वो हर सुबह पूरी आन बान के साथ करीबी शहर के एक बड़े स्कूल में ड्राइवर के साथ जाता था। दूसरी तरफ मुझे गांव के सरकारी स्कूल में दाखिल कराया गया। यहाँ ये बताती चलूं कि मेरी वालिदा एक खूबसूरत और हुसैन औरत थी और मैं भी अपनी वालिदा की तरह खूबसूरती का नमूना थी। मेरे बड़े भाई में वालिद की तरह गुरूर और अक्कड़ बहुत थी। वो अक्सर मुझे यानी अपनी छोटी बहन को भी डांटने से बाज ना रहता था। मुझे स्कूल ले जाने और लाने की जिम्मेदारी हमारे खानदानी नौकर जानो चाचा के बेटे गुल्लू की थी। वो हर रोज मुझे अपनी साइकिल पर स्कूल ले जाता। गुल्लू इस वक्त एक नौजवान था, शायद 20 साल या इससे कुछ कम उम्र का। वो मुझे साइकिल पर ले जाते हुए अक्सर मेरी कमर पर हाथ फेर देता। घर में खाने पीने की फरावानी और खालिस खुराक की वजह से मेरा कद और जिस्म मेरी उम्र की दीगर लड़कियों के मुकाबले में काफ़ी अच्छा था। चूंकि मैं इस वक्त छोटी बच्ची थी इसलिए मुझे उन बातों की ज्यादा समझ नहीं थी। हाँ, कभी कभी रात को सोते वक्त केसर पेसर की आवाज़ों से मेरी आँख खिल जाती जब वालिद और वालिदा एक साथ होते। लेकिन फिर वालिदा मुझे थपकी देकर सुला देती। तो मैं बता रही थी कि गुल्लू स्कूल जाते हुए मेरे साथ छेड़छाड़ करता। यह सिलसिला मेरे प्राइमरी पास करने तक जारी रहा। फिर मेरी उम्र 11 साल की हुई तो मुझे स्कूल से निकाल लिया गया। इस दौरान मेरा छोटा भाई भी स्कूल जाने लगा था। एक दिन की बात है, गर्मियों का मौसम था। दोनों भाई स्कूल गए हुए थे और वालिद भी किसी काम से शहर गए थे। मुझे रात से बुखार था इसलिए मैं अपने कमरे में नाश्ता करके लेटी हुई थी। अचानक बिजली चली गई जिस पर मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरे कमरे के साथ वालिदैन का कमरा था। मुझे प्यास लगी तो मैं किचन में जाकर फरीज से पानी पिया। जब पानी पीकर किचन से बाहर निकलने लगी तो मेरी नज़र फर्श पर पड़ी जहां मेरी वालिदा का सिया रंग का 40 साइज का बुरा पड़ा था। मुझे इस वक्त नहीं पता था कि ये क्या है। बाद में जब मेरा जिस्म बढ़ने लगा और वालिदा के कहने पर मैंने खुद बुरा पहनना शुरू किया तब मालूम हुआ कि ये क्या होता है। खैर, मैंने वो बुरा उठाया और वालिदा के कमरे की तरफ चल दी, लेकिन वालिदैन के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से वालिदा की आवाज़ आई, कौन? मैंने कहा, मैं रुखसार हूँ। वालिदा ने पूछा, क्या बात है? मैंने जवाब दिया,
अम्मा आप अपने कपड़े किचन में छोड़ आई है। वो देने आई हों। वालिदा ने कहा, मैं गुल्लू की माँ से मालिश करवा रही हूँ। जरा रुको, वैसे मेरे कौन से कपड़े किचन में रह गए? मैंने कहा, पता नहीं ये क्या है। 2 डोरियां लगी हैं, 2 गोल कटोरे हैं और सिया रंग का कपड़ा है। मेरी बात सुनते ही वालिदा ने फौरन दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि वो कपड़ों से आज़ाद थीं। उनके बाल बिखरे हुए थे, मुंह और सीने पर थोक लगा था और आंखें सुर्ख हो रही थीं। चूंकि वालिदा का कद लंबा चौड़ा था, इसलिए मुझे उनके पीछे कुछ नजर न आया। मैंने इससे पहले वालिदा को सिर्फ रात के वक्त वालिद के साथ बिस्तर पर इस हालत में देखा था, लेकिन आज दिन की रोशनी में उन्हें देखकर मैं दंग रह गई। वालिदा ने मेरे हाथ से फौरन बुरा लिया और गुस्से से बोले, जा अपने कमरे में। मैं सहम गई। जैसे ही वालिदा बुरा लेकर कमरे की तरफ मुड़े, मैंने देखा कि बिस्तर पर एक मैली सी धोती और मर्दाना बनियान पड़ी थी। मैं सोच में पड़ गई कि धोती तो ठीक है, क्योंकि देहात में औरतें भी धोती बांधती है, लेकिन मर्दाना बनियान का क्या काम? खैर, नासमझी की उलझन लिए मैं अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद गुल्लू की माँ मेरे लिए ठंडा शरबत लेकर आई। मैंने देखा कि इसने शलवार कमीज पहनी हुई थी। मैंने यूं ही पूछ लिया, मासी तुमने कपड़े बदल लिए और अम्मा की मालिश करके फारिग हो गईं? गुल्लू की माँ ने कहा, छूटी चौधरनी जी, मैं तो रात से यही कपड़े पहने हुए हूँ और अभी तो मैं बाहर के काम खत्म करके आपके लिए शरबत लाई हूँ। इसकी बात सुनकर मुझे शक हुआ कि तो अम्मा झूठ बोल रही है अम्मा से। खैर, जब मासी शरबत देकर चली गई तो मैं दोबारा वालिदा के कमरे की तरफ गई। जैसे ही मैं दरवाजे पर दस्तक देने लगी, अंदर से सिसकियों की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे से कान लगाकर गौर किया तो ये वालिदा की आवाज़ थी। मुझे हैरत हुई कि अगर मासी बाहर है तो अंदर कौन है? वालिद तो घर पर भी नहीं है। इतना तो मुझे समझ था कि वालिदा इस वक्त वही आवाज़ें निकाल रही है जो रात को वालिद के साथ लेटकर निकालती है। ये सब मैं बचपन से देखती आ रही थी। अभी मैं दरवाजे पर खड़ी थी कि अचानक खटके की आवाज़ हुई। मैं दौड़कर अपने कमरे में घिसी। देखा तो मासी किचन से निकली और सीधा घर से बाहर चली गई। तजस्सुस के मारे में दोबारा वालिदा के कमरे के दरवाजे पर जाकर कान लगाकर खड़ी हो गई। अब वालिदा के साथ एक और आवाज़ भी आ रही थी। वो आवाज़ किसी और की नहीं, गुल्लू के वालिद और मासी जंत के शौहर शरफू चाचा की थी। इसका मतलब अंदर वालिदा और शरफू चाचा। मैं उनकी आवाज़ें सुनकर पहले तो परेशान हुई, फिर इसी परेशानी में ये भूल गई कि दरवाज़ा कभी भी खिल सकता है, और वही हुआ जिसका डर था। थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज़ें बंद हुईं और अचानक दरवाज़ा खुला। वालिदा का चेहरा नजर आया। वो अब भी वैसी ही हालत में थीं। उनके माथे से पसीना बह रहा था। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, उनका रंग फक हो गया। फिर वालिदा की धाव सुनाई दी, गंदी, तो अभी तक यहाँ खड़ी है, चली जा यहाँ से। मैं उनकी धाव सुनकर अपने कमरे की तरफ जाने के बजाय घबरा कर उनके गिले लग गई। बचपन था, डर के मारे मुझे वालिदा के पास ही अम्मा नजर आई। मेरा चेहरा उनके जिस्म से टकरा रहा था और एक अजीब सी बो आ रही थी। वालिदा ने जब ये देखा तो मुझे धक्का देकर खुद से अलग किया और ज़बरदस्ती मेरे कमरे की तरफ धकेल दिया। मुझे रोना आ गया, लेकिन वालिदा ने इस सब से बेपरवाह होकर मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मैं दरवाजे के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद बाहर से दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई। मैं पीछे हट गई। दरवाज़ा खुला और वालिदा अंदर आईं। उन्होंने कपड़े पहन लिए थे और चेहरा धुला हुआ लग रहा था, लेकिन गुस्सा अब भी उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अंदर आते ही वालिदा ने मेरे बालों से पकड़कर पूछा, तुमने क्या देखा और सुना? मैंने रोते रोते डर के मारे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वालिदा मुझे मारने लगे और बोले, खबरदार, अगर ये बात किसी को बताई, खास तौर पर अपने बाप को, वरना मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि तो याद रखेगी। बुखार की शिद्दत और वालिदा की मार से सहम कर मैं लेट गई। कब आंख लग गई पता ही ना चला। शाम को मासी ने आकर जगाया, छूटी बीबी चाय पी लो। सोने से मेरा बुखार कुछ कम हो गया था। जागते ही दिमाग में दिन वाला वाकया फिल्म की तरह चलने लगा। वालिदा की मार और धमकी याद आ गई। मैंने चुपचाप चाय पी और टीवी देखने लगी। इस दौरान शाम के खाने का वक्त हो गया। दोनों भाई और वालिद भी घर वापस आ चुके थे। वालिद ने सरसरी तौर पर मेरे कमरे में आकर मेरा हाल पूछा। मेरा छोटा भाई सा बड़े भाई फाइक से मुख्तलिफ मिजाज का था।
इसके साथ मेरी बहुत बुनती थी। वो अक्सर रात को भी मेरे कमरे में मेरे साथ सोता था। वालिदा का रवैया अगले चंद दिनों तक मेरे साथ नॉर्मल रहा। इस दौरान कोई खास बात ना हुई। ये इस वाकये के चंद दिन बाद की बात है। हमारे करीबी रिश्तेदारों के घर शादी थी जो साथ वाले गांव में थी। गांव में शहरों के मुकाबले में शादी का हंगामा ज्यादा दिनों तक चलता है। रिश्तेदार शादी वाले घर आकर रुकते हैं। शादी से एक हफ्ता कबल में और वालिदा वहां पहुंच गए। वालिद हमें शादी वाले घर छोड़कर वापस चले गए। शादी एक लड़की की थी और बारात करीबी कस्बे से आनी थी। ये शादी मेरे वालिद के कजिन की बेटी की थी जिनका नाम चौधरी सत्तार था। चौधरी सत्तार मेरे वालिद के मुकाबले में हंसमुख और शोख तबीयत के मालिक थे। मैंने उन्हें अक्सर अपनी वालिदा के साथ हमारे घर पर हंसी मजाक करते देखा था। वालिदा की उम्र इस वक्त महज 47 साल थी, लेकिन वो 40 से ज्यादा की नहीं लगती थी। जागीरदार घराने से ताल्लुका रखने की वजह से वो सेहतमंद, सुर्ख और सफ़ेद थी। अंकल सत्तार की उम्र 50 साल थी, लेकिन वो भी जवान लगते थे। उनकी एक ही बेटी थी, नबीला। अंकल सत्तार की बीवी नबीला की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। अंकल और उनकी बहनों ने नबीला की परवरिश की। नबीला बाजी बहुत प्यारी थी। उनका जिस्म मुनासिब, घने सियाह बाल और दरमियाना कद था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अंकल सत्तार ने खानदानी रिवायतों के बरक्स अपनी बेटी को आला तालीम दिलवाई थी। नबीला बाजी की शादी उनके फूफीजाद भाई से तय हुई थी। अंकल सत्तार हसब आदत वालिदा के साथ हंसी मजाक में मसरूफ थे। हम सब बाकी मेहमानों के साथ अंकल सत्तार की हवेली के जनाना हिस्से में रात का खाना खाकर बैठे थे। वालिदा के साथ अंकल सत्तार की बड़ी बहन और नबीला की होने वाली सास बैठी थी, जबकि सामने वाले सोफे पर अंकल सत्तार, नबीला बाजी और मैं बैठी थी। मैंने देखा कि अंकल सत्तार वालिदा को अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन वालिदा इससे बेखतर नबीला बाजी और उनकी सास से बातों में मसरूफ थी। अचानक अंकल सत्तार बोले, यार सायरा, बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी, जरा चाय तो पिला दो। और वालिदा ने कहा, क्यों नहीं भाई साहब। वो उठकर किचन की तरफ चली गईं। थोड़ी देर बाद वालिदा ने किचन से आवाज लगाई, चीनी नहीं मिल रही। कहाँ रखी है? अंकल सत्तार फौरन बोले, ठहरो मैं आकर देता हूँ। वो उठकर किचन की तरफ चले गए। गर्मी की वजह से मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई तो अंदर का नज़ारा ही कुछ और था। अंकल चूल्हे की तरफ मुड़ करके खड़े थे और वालिदा उनके घुटनों के पास बैठी थी। मैं ये नज़ारा देखना चाहती थी, लेकिन पिछले वाकये की याद आते ही बगैर पानी पिए वापस आ गई। थोड़ी देर बाद अंकल सत्तार भी वापस आए। उनके चेहरे से सुकून झलक रहा था। नबीला बाजी की सास ने पूछा, चीनी ढूंढते ढूंढते इतनी देर लग गई? अंकल बौखला गए और बोले, वो बाजी, वो सायरा और मैं। उनकी बहन ने कहा, तुम इतने बौखलाए हुए क्यों हो? लगता है किचन में सायरा ने तुम्हारी चाय बना दी। अंकल शर्मिंदा हो गए और कुछ ना बोले। उनकी बहन के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट फैल गई। इस दौरान वालिदा सबके लिए चाय लेकर आ गईं। चाय पीते वक्त अंकल की बड़ी बहन आंटी नसीम वालिदा की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। नबीला बाजी का फोन बजा तो वो चाय का कप उठाए फोन सुनते हुए सबको गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चली गईं। नबीला बाजी के जाने के बाद आंटी ने वालिदा के चेहरे की तरफ देखकर पूछा, सायरा, तुम्हारे चेहरे पर ये सफ़ेद सफ़ेद किया लगा है? मेरी नज़र भी वालिदा के चेहरे पर गई, जहां वाकई कुछ सफ़ेद सा लगा हुआ था। आंटी की बात सुनकर वालिदा और अंकल दोनों घबरा गए। अंकल ने गुस्से से अपनी बहन को देखा और मेरी तरफ इशारा किया, लेकिन आंटी ने कहा, ये तो छोटी बच्ची है, इसे क्या पता। तुम दोनों से जरा सब्र भी नहीं होता। यहाँ मैं आंटी का तारुफ करवा दूं। आंटी नसीम एक बेवा है। उनके शौहर का 10 साल कबल एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उनका एक ही बेटा है जो अब अंकल सत्तार का दामाद बनने जा रहा था। आंटी की उम्र 52 साल थी, लेकिन एक ही बच्चा पैदा करने और बेफिक्री की जिंदगी की वजह से वो बूढ़ी नहीं लगती थी। उनका जिस्म मुस्तहकम था। ये सब बातें मुझे कुछ साल बाद पता चली। खैर, आंटी के इस तरह पूछने पर वालिदा और अंकल शर्मिंदा हो गए। अचानक आंटी अपनी जगह से उठी और वालिदा के पास आकर उन्हें अपने साथ लगाकर मुस्कुराए। फिर वालिदा के चेहरे को अपनी मुट्ठी में लेकर उन्हें चूमना शुरू कर दिया। इस दौरान वालिदा को मेरा ख्याल आया तो उन्होंने मुझे कहा, चल तुम जाकर सो जा। मैंने सवालिया नज़रों से वालिदा की तरफ देखा और पूछा, अम्मा कहाँ सोना है?
अंकल मेरे पास आए और मुझे अपने साथ नबीला बाजी के कमरे में ले गए, जहां नबीला बाजी अभी तक बेड पर लेटकर फोन पर मसरूफ थी। अंकल को देखकर उन्होंने आंखों से पूछा, क्या बात है? अंकल ने कहा, आज रुखसार तुम्हारे पास सोएगी। इसकी माँ से कुछ काम है। नबीला बाजी ने मुझे बेड पर लेटने का कहा। मैं बेड पर लेट गई और अंकल मुझे वहां छोड़कर बाहर निकल गए। नबीला बाजी अपने होने वाले शौहर से बात कर रही थी। मेरी आंख लग गई। रात न जाने कौन सा पहर था कि प्यास की वजह से मेरी आंख खिली। कानों में आवाजें गूंज। मैंने आवाज की समत देखा तो नबीला बाजी फोन कान से लगाए अपने होने वाले शौहर से बातें कर रही थी। उनकी आंखें बंद थीं। फिर वो तेज सांस लेते हुए बेड पर चित पड़ गईं और आंखें खोल दे। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी वो बोले, रुखसार तुम जाग रही हो? मैंने कहा, बाजी मुझे प्यास लगी थी तो आंख खिल गई। लेकिन आप क्या कर रही थीं? बाजी हंस दे और बोले, मेरी छुट्टी। तुम अभी छूटी हो। जब बड़ी हो जाओगी तो सब पता चल जाएगा। और मैंने पूछा, बाजी क्या पता चल जाएगा? बाजी ने कहा, लगता है तुम अभी उन सब बातों से नावाकिफ हो। पानी पी कर सो जा। कल रात को फिर मेरे पास सुना तो सब कुछ बताऊंगी। ये कहकर बाजी चादर ओढ़ कर सो गई। मैं उठी और किचन की तरफ चली गई। पानी पीकर जब अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो मुझे एक बार फिर वही आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि नबीला बाजी तो सो गईं, ये आवाज कहाँ से आ रही है। गौर किया तो आवाज किचन के बराबर वाले कमरे से आ रही थी। मैंने कमरे के दरवाजे के करीब जाकर कान लगाए तो अंदर से वालिदा की आवाज आ रही थी। मेरे ज़हन में आया कि वालिदा यहां भी शुरू हो गईं। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन वो अंदर से बंद था। तजस्सुस बढ़ा के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी जगह नजर न आई जहां से अंदर देखा जा सके। अचानक मेरे ज़हन में आया कि नबीला बाजी के कमरे और किचन के बराबर वाले कमरे का बाथरूम एक ही है, जिसके दोनों कमरों की तरफ दरवाजे खुलते हैं। मैं फौरन अपने कमरे में आई जहां नबीला बाजी सो रही थी। दबे पांव बाथरूम में दाखिल हुई। शुमीर किस्मत दूसरे कमरे की तरफ वाला दरवाज़ा खुला था। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए। अंदर दरवाजे के बिल्कुल सामने बेड पर वालिदा थी। हैरत की बात यह थी कि आंटी नसीम भी बेड के साथ पड़े सोफे पर बैठी थी। मुझे समझ न आया कि ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद अंकल सत्तार वालिदा के ऊपर से उठे और साइड पर लेट गए। वालिदा उठीं और बाथरूम की तरफ आईं। ये देखकर मैंने फौरन बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और बेड पर जाकर लेट गई। इस दौरान मेरी आंख लग गई। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल रहा। दिन भर शादी की तैयारियां चलती रहीं। रात को जब सब सोने लगे तो नबीला बाजी ने वालिदा से कहा, आंटी रुखसार मेरे साथ ही सोएगी। ये सुनकर अंकल ने वालिदा की तरफ देखा और मुस्करा कर बोले, क्यों नहीं बेटा, जैसे तेरी मर्जी। क्यों सायरा, ठीक है ना? वालिदा ने कहा, जी क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद नबीला बाजी बोले, मुझे नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गईं। कमरे में जाते ही बाजी ने दरवाज़ा लॉक किया और आज़ाद हो गईं। मैंने कहा, बाजी ये क्या? उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब न दिया और मेरे साथ चिपक गईं। मैंने कहा, बाजी ना करे, मुझे शर्म आ रही है। लेकिन बाजी ने कहा, तुम कुछ ना बोलो, बस देखो। इसके बाद बाजी ने मुझे अपनी सारी बातें बताएं जो वो अपने मंगेतर से करती थी। साथ ही पूछा, तुमने कभी मर्द का सौदा देखा है? बाजी की बात सुनकर बे-इख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, जी बाजी देखा है। रात को अंकल सत्तार का मेरी बात सुनकर बाजी खामोश होकर हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। फिर बोले, क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हें बहुत सीधी समझा था, लेकिन तुम तो छपी रुस्तम निकली। मेरे सामने भोली बुनती हो। इसका मतलब तुम्हें सब पता है। बोलो, जवाब दो, बाजी ने इस बार सख्ती से पूछा। उनकी बात सुनकर मैं डर गई। डरते डरते मैंने कल रात जो बराबर वाले कमरे में हुआ सब बता दिया। मेरी बात सुनकर बाजी पहले चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, तुम ये बात किसी और के सामने कभी भूल कर भी ना करना। आज मैं खुद तुम्हारे साथ बाथरूम के दरवाजे से देखूंगी। सच तो यह है कि इस रात नबीला बाजी ने मुझे उन सब बातों के बारे में तफसील से बताया। फिर बाजी ने कहा, तुम रुको, मैं पहले देख कर आती हूँ कि वो लोग कमरे में आ गए अभी बाहर बैठे हैं। बाजी उठी, दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर बाहर देखा, फिर फौरन दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा दिया। उन्होंने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और मेरा हाथ पकड़कर बाथरूम में ले गईं।
अंदर जाकर बाजी ने बराबर वाले कमरे के दरवाजे को चेक किया जो हसब मामूल खुला था। बाजी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और कमरे में झांकने लगे। मैं बाजी के पीछे खड़ी थी इसलिए मुझे कुछ दिखाई ना दिया। अलबत्ता कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। बाजी के दिए हुए सबक की वजह से मुझे अब इतनी समझ तो आ गई थी कि अंदर अंकल सत्तार और आंटी नसीम मज़े कर रहे हैं। अचानक बाजी ने मेरा रुख अपनी तरफ किया और मेरा मुंह अपने पेट की तरफ ले जाने लगे। इसकी वजह से मुझे बाथरूम के फर्श पर बैठना पड़ा। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है और हम दोनों बाथरूम में क्यों हैं। तभी बाजी का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। बाजी ने देखा तो कॉल आ रही थी। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ आमिर भाई थे जो बाजी के होने वाले शौहर थे। बाजी उनसे बातें करने लगे।